गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग आज अपना तीसरा पार्ट बस की यात्रा पढ़ेंगे बच्चों। और परीक्षा को देखते हुए मैं आपको परीक्षा में प्रश्नों की तैयारी किस तरह से करनी है ये भी बताते जाऊंगी। तो बस की यात्रा सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है। इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। इन्होंने ये पाठ बच्चों व्यंग में लिखा है। भारत की जो गाँवों में या कस्बों में या पिछड़े स्थानों में जो बसें चलती हैं उनकी हालत कैसी है उन पर ये पाठ लिखा गया है। ठीक है, उस विषय पर। तो इसमें मध्य प्रदेश में पन्ना से सतना के लिए इस कंपनी की बस सतना के लिए 1 घंटे बाद भी मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। वहाँ का वर्णन किया गया है कि जो कस्बे में बसों की स्थिति क्या होती है और लोग किस प्रकार से उन बसों में बैठते हैं। तो यह जो पाठ है वो व्यंग पर आधारित है और इसमें हास्य भी है बेटो। बीच बीच में आप देखेंगे कि किस तरह से लेखक ने हंसाने की कोशिश की है। तो मैं पाठ को स्टार्ट करती हूँ। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए 1 घंटे बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी, समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। देखिए क्या क्या क्वेश्चन आए से मैं लेखक को कहाँ जाना था, लेखक कितने बजे चले और लेखक का जाना क्यों ज़रूरी था। ऑप्शन दिए जाएंगे आपको चूज करना होगा। तो आपके लिए हर चीज़ ज़रूरी है बेटा। और ये कि लोगों ने सलाह क्या दी थी लेखक को कि शाम वाली बस में लोग सफ़र नहीं करते। यह दिया जा सकता है कि यह सलाह क्यों दी थी बच्चों? क्योंकि आप आके पढ़ेंगे कि बस की हालत ख़राब थी और अगर शाम में ख़राब हो जाएगी तो रात बिताना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। और बस कहाँ ख़राब हो सकती है? जंगल में भी ख़राब हो सकती है। ठीक है, आगे देखिए। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। अब आ सकता है कि बस को देखकर लेखक को श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी? क्योंकि उनको लगा कि बहुत पुरानी है, जैसे बूढ़ों को देखकर श्रद्धा उमड़ पड़ती है ना, उस तरह से। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। सदियों का अनुभव था मतलब बहुत पुरानी थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते हैं कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। हंसी की बात की है कि लेखक को लग रहा था कि इतनी बूढ़ी बस है, इसमें लोग बैठेंगे तो इसको दर्द होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था। ठीक है, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। अब क्वेश्चन आ गया बच्चों, देखो उस बस में बस कंपनी का कौन कर्मचारी जा रहा था, कौन या बस से संबंधित कौन व्यक्ति जा रहा था? उसका हिस्सेदार। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? वह बोले चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? ठीक है, गजब हो गया, ऐसी बसें अपने आप चलती हैं। तो लेखक को लगा कि इतनी पुरानी बस क्या अपने आप चलती है? हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हंसी की बात की है, हास्य रस है बच्चों। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फ़कीर। इसका मतलब है कि दुनिया में जो आता है जन्म लेता है उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु भी हो जाती है। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, तो आदमी को मरने के लिए, संसार से जाने के लिए एक कारण चाहिए। मतलब लेखक को लग रहा था कि अगर इस बस में जाएंगे तो हो सकता है वो क्या हो सकते हैं? उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसी बस में बैठने जा रहे थे बच्चों वो। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है
और जैसे इंजन स्टार्ट हुआ, लेखक को लगा, इंजन के पास अगर हम बैठते हैं बच्चों थोड़ा सा आवाज़ आती है, लेकिन लेखक को लग रहा था कि पूरी बस इंजन है और हम इंजन के अंदर बैठे हैं। ऐसा क्यों लग रहा था, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बस बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, उसका इंजन बहुत आवाज़ कर रहा था, इसलिए लग रहा था कि पूरी बस बस नहीं है बल्कि क्या है, इंजन है। कांच बहुत कम बचे थे, मतलब जो विंडो के जो शीशे थे वो थे ही नहीं, जो बचे थे उनसे हमें बचना था, और जो बचे थे उनसे हमें बचना था, मतलब वो भी टूटे फूटे थे, मतलब अपने आप को उनको टच करने से क्या करना था, बचाना था, क्योंकि अगर हम उनको छू देते या हाथ लग जाता तो हाथ क्या हो जाता, कट जाता। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, लेखक खिड़की से दूर हो गए ताकि टूटे हुए शीशों में हाथ न लगे। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। इंजन की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि लेखक को लग रहा था कि उनके सीट के नीचे ही इंजन लगा हुआ है। ये भी पूछा जा सकता है कि इंजन की आवाज़ इतनी तेज़ क्यों थी। तो ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि सीट के नीचे इंजन था, इंजन खराब था, इंजन की आवाज़ तेज़ थी, इनमें से कुछ नहीं। तो आपका ऑप्शन सही क्या होगा, इंजन की आवाज़ अत्यधिक तेज़ थी। ठीक है, बस सचमुच चल पड़ी। ऐसा क्यों लिखा है लेखक ने, उनको उम्मीद नहीं थी लेकिन चल पड़ी। हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। ऐसा कहने से क्या मतलब है कि बस उस समय की होगी जिस समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किए थे। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, और वो भी जैसे असहयोग आंदोलन कर रही थी, मतलब उसका एक हिस्सा चलता तो दूसरा उसके साथ, जैसे मशीन क्या होती है बच्चों, जिसके सारे पुर्जे एक साथ काम करें, लेकिन बस में ऐसा नहीं हो रहा था। एक बॉडी के हर पार्ट क्या थे, अलग अलग थे। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। इसका ये मतलब है कि बस के जो पुर्जे थे वो एक दूसरे से सहयोग नहीं कर रहे थे। ठीक है, जैसे इंजन आगे भाग रहा था, सीट उखड़ रही थी, शीशे नहीं थे, तो कोई एक दूसरे से सहयोग नहीं कर रहा था। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, सीट भी बॉडी के साथ असहयोग कर रही थी, मतलब उसके साथ नहीं चल रही थी। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, सीट उखड़ी हुई थी, और कभी कभी वो धक्के के साथ क्या चली जाती, आगे। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है, और कभी कभी लगता था कि जो बस आगे भाग रही है और सीट कहाँ हो जा रही है, पीछे हो जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। 8-10 मील चलने पर सब कुछ एक सा हो गया है, समझ में ही नहीं आ रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, मतलब लेखक बार बार उलट पलट जा रहे थे। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। क्या कारण था बस के रुकने का, पेट्रोल की टंकी में छेद हो जाना। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। वो इंजन में पेट्रोल कैसे भेज रहा था, बाल्टी से पाइप लगाकर। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। अभी ऐसा लग रहा था कि वो इंजन को फीड करा रहे हैं, दूध पिला रहे हैं। तो लेखक को हंसी आई, उनको लगा कि जैसे बस कंपनी की बस जो है उसका इंजन बीमार है और कंपनी का जो हिस्सेदार है वो इंजन को अपनी गोद में बिठा लेगा, मतलब हास्य में कहा गया है। उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। हंसी में कही गई है बच्चों ये बात। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगाएगी, मतलब पेड़ आते तो उनसे डर जाता कि टकरा जाएगी। ठीक है, और झील आती तो लगता कि बस इसमें चली जाएगी, क्योंकि उसके ब्रेक पर भी अपना नियंत्रण नहीं था। इसलिए लेखक पेड़ों से डर रहा था, झील से डर रहा था। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, उपाय की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, मतलब बस जैसे आंदोलन करने लगी, हड़ताल करने लगी। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी। जो उनके मालिक थे वो कह रहे थे बस तो बहुत अच्छी है, यह तो इत्तेफाक की बात है, तो कभी कभार हो ही जाता है। मतलब अपनी बस को वो तब भी खराब नहीं बता रहे थे। क्षीण चांदनी में, हल्की हल्की चांदनी में, वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। ऐसा लग रहा था कि कोई बूढ़ी महिला
थककर पेड़ों के नीचे बैठ गई। हमें ग्लानि हो रही थी, पछतावा हो रहा था कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। हम भी इसको क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अगर ये बस मर गई, पूरी तरह से टूट गई, तो इसे यहीं छोड़ना पड़ेगा। बियावान मतलब घने जंगल में इसकी अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। ठीक है। अब है बच्चों, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई। इंजन खोल के ठीक किया गया, ये उनको रोज की आदत होगी और आगे चलने लगी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। धीरे धीरे हेडलाइट मंद होने लगी। आप देखिएगा इसका अर्थ भी आ सकता है। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, इसका क्या मतलब है, उसकी हेडलाइट खराब होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। अब बस चांदनी के सहारे चलने लगी, मतलब चंद्रमा की रोशनी के सहारे। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो अब वह उम्र रही ही नहीं। तो लेखक को फिर उन्होंने हंसी की बात कही है कि जैसे आगे से कोई बस आती तो उसकी लाइट में कुछ नहीं दिखता तो ड्राइवर बस को किनारे रोक लेता, और जैसे लेखक को लग रहा था जैसे वो कोई बूढ़ी महिला किसी अपनी छोटे बच्चे से कह रही हो कि बेटा तुम निकल जाओ, मैं तो अभी नहीं चल सकती हूँ। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे थे कि टायर फिस करके बैठ गया। आवाज़ आती है ना जो, उससे हवा समाप्त हो गई। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। मतलब कंपनी का हिस्सेदार भी उस बस में बैठा था, इसलिए लेखक को उसके प्रति क्या जाग पड़ी, श्रद्धा कि यह इसको पता है इसकी बस की हालत ऐसी है, तब भी जान हथेली में लेकर इस बस में क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। त्याग, उत्सर्ग मीन्स त्याग। बच्चों शब्द अर्थ भी आ सकते हैं, तो उत्सर्ग मीन्स त्याग। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, मतलब ऐसी भावना कहीं देखी ही नहीं है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का ही सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। तो उनको लगा कि जो ये हिस्सेदार हैं ये बहुत महान हैं, अपनी जान देने को तैयार हैं, तो इन्हें क्रांतिकारी आंदोलन करना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती, हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण त्याग दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। तो फिर लेखक ने व्यंग की बात की है, हंसी की बात की है कि हिस्सेदार को इतनी खराब बस में जिसके टायर घिसे हुए थे, उसमें अगर वो यात्रा करते हुए मर जाते तो ईश्वर भी उनका क्या करते, वेलकम करते, सम्मान करते कि ऐसा महान आदमी है जो एक टायर के लिए क्या हो गया, मर गया। उसकी कंजूसी पर प्रकाश डाला गया है कि स्वयं मरने को तैयार है लेकिन बस का टायर बदलने को तैयार नहीं है। दूसरा घिसा टायर लगाकर फिर बस चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब लेखक को पता लग गया था कि इतने धीरे धीरे खराब होकर जब बस चल रही है तो वो पन्ना पहुंच ही नहीं सकते हैं। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ देते, और उन्हें लग रहा था कि ये बस अगर थोड़ा भी चली तो ये टूट जाएगी, टकरा जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो अब वो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है, मतलब मर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमें लग रहा था कि आगे कोई मंजिल हमारे लिए नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव ख़त्म हो गए। जब ऐसा समझ लिया कि मरना ही है तो ठीक है, तो हमारी जो बेचैनी थी, हमारा टेंशन था, वो क्या हो गया, ख़त्म होता रहा। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए और बहुत आराम से बैठ गए, क्योंकि अब कहीं पहुंचने की उम्मीद ही नहीं थी। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो चिंता समाप्त हो गई और हम क्या करने लगे, हंसी मजाक करने लगे धीरे धीरे। तो इसके लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई। यह पाठ व्यंग में लिखा गया है। व्यंग मतलब होता है जो हम सामने से कह रहे हैं चीज़ें वो वास्तविक न होकर हम उसके माध्यम से क्या देते हैं, संदेश देते हैं बच्चों। ठीक है। अब इसी क्लास के अगले वीडियो में हम प्रश्न उत्तर सॉल्व कर लेते हैं इसके। वैसे आपको इतने आराम से पाठ पढ़ाया गया है कि इसके प्रश्न उत्तर स्वयं ही आ गए होंगे बच्चों। तो हम इस वीडियो को ख़त्म करके फिर प्रश्न उत्तर सॉल्व करते हैं।